गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे क्योंकि होली आने वाला है। होली से पहले प्यारे बच्चों हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर कर लें ताकि आपके जो भी वनडे एग्जाम्स बचे हुए हैं, जैसे मल्टीटास्किंग, एसएससी सीजीएल का मेंस बचा हुआ है, सीएचएसएल का पेपर बचा हुआ है, और बच्चों आने वाला जो आगामी पेपर यानी आरओ एआरओ का है, पीसीएस का प्री जो पेपर है, उन सभी के लिए बच्चों यहाँ पे तैयार हो जाइए क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए आज का क्लास आपका होगा बच्चों यहाँ पे। और ना केवल हम आपको थ्योरी बल्कि आने वाले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी हम आपको डिस्कस कराएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कि आखिर में प्रियम्बल की जो बात करें, प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल की प्रस्तावना जिसे नाम दिया गया है, आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1949 को। तो यह है क्या चीज, है ना। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि प्यारे बच्चे यहाँ पे प्रियम्बल में प्रस्तावना क्या होता है। कोई भी विदेशी अगर भारत के बारे में जानना चाहता है ना, तो सिर्फ प्रियम्बल का 10 से 12 लाइन पढ़ लेगा तो भारत के बारे में पूरी जानकारी ले ली, क्योंकि 20 से 22 लाइन में सारे शब्दों को निचोड़ बताया गया है यहाँ पे। तो प्रियम्बल क्या होता है बच्चों यहाँ पे, जैसे एक पुस्तक होती है ना, तो ये समझ लो पुस्तक का जो सारांश होता है कि भाई इस पुस्तक के अंदर क्या क्या है, भारत के अंदर क्या क्या है, ये पूरा का पूरा प्रियम्बल में दिया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रस्तावना। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे प्रस्तावना का पहला लाइन क्या कहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम बच्चे इसको स्वीकार करते हैं। अब इसका मीनिंग समझिए। पहला सवाल आपसे पेपर में क्या बनेगा, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग मेड इंडिया, है ना, सोवरेन सोशलिस्ट, है ना, सेकुलरिटी। अब यहां पे एक बात समझिएगा बच्चे, यहां पे पहला सवाल आपके पेपर में आपसे सीधे पूछा जाएगा, बताइएगा कि हम भारतीय संविधान में प्रियम्बल में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो एक बार किया है। इंडिया शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया बच्चों, यहां पे एक बार किया गया है। अब समझिएगा, पहली लाइन में किया गया प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। बच्चों यहां पे कि हम भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई, लोकतंत्र की बात की, गणराज्य बनाने के लिए। अब ये लोकतंत्र में और गणराज्य में अंतर समझिए। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया जनता का शासन, ये लोकतंत्र होता है। गणराज्य का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कि ये यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ पे एक अध्यक्ष होते हैं। ये ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता यहाँ पे कि राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा। अगर गणराज्य की बात करें, रिपब्लिक की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इसका एक अध्यक्ष होता है, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है यहाँ पे, ठीक है। वंशागत ये नहीं चलता है। अब इसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आपने देखा होगा आर्टिकल 38 में 3 प्रकार के न्याय दिया गया है। बात करिए बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 38 में देखोगे बच्चे यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय दिया गया है। कौन कौन सा, एक सामाजिक न्याय, है ना, एक आर्थिक न्याय, और एक क्या दिया है बच्चे यहाँ पे, राजनीतिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगर हम इन तीनों के बारे में अगर हम चर्चा करें बच्चे यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इसमें बोला गया है कि भाई जो न्याय दिया जा रहा है यहाँ पे सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे जो भी पिछड़े वर्ग के लोग थे, एससी एसटी ओबीसी, उनको बराबर लाना था किसके किसके साथ लाना था, बताइए, जनरल वालों के साथ। अब ये हुआ क्या, अभी देखिए 2019 के बाद से जो 10% का आरक्षण आया है यहाँ पे किसके लिए, सवर्णों के लिए, तो ये क्या कर दिया है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फिर से इसमें होना ये चाहिए था, इसमें होना ये चाहिए था प्यारे बच्चों यहाँ पे कि सिलेक्ट करके जो जनरल में वास्तव में पिछड़े हैं, अगर घर का चेक किया जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी मार्कशीट बनवा ले रहा है 10% की छूट के लिए यहाँ पे, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो बेचारे पिछड़े रह गए और पीछे चले जा रहे हैं। अभी मेरा खुद का भतीजा एग्जाम दिया था बच्चों यहाँ पे, तो 113 नंबर गया था उसका सीजीएल में, कट ऑफ कितना गया था, 114। जनरल वाले बच्चों ने 103 नंबर पे अपना सिलेक्शन कर लिया था, क्यों, क्योंकि 10% का छूट पा लिया था। समझ में आ रहा बात। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बच्चे यहाँ पे, तो इसमें बहुत ज्यादा मतभेद अभी आगे बढ़ता चला जाता है यहाँ पे। तो संविधान में यही बोला गया कि सबको बराबर लेके चलना है। अब सरकार का क्या दोस्त, सरकार ने क्या सोचा कि भाई जो जनरल में भी जो पीछे हैं उनको भी आगे ले आया जाए। तो ये सब 27% की जो ओबीसी की छूट मिलती थी, एससी एसटी की जो छूट मिलती थी, अब उसके बावजूद भी बच्चे यहाँ पे जो फाइट है बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। तो उन्हीं के बारे में, ये न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। अब आता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है बच्चे यहाँ पे,
18 साल की उम्र में चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे मेल चाहे फीमेल सबको वोट देने का अधिकार है। ये हो गया राजनीतिक न्याय। यानी अगर आप 18 साल पूरा कर चुके हो बच्चों यहाँ पे, तो आपने देखा होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो उम्र 21 साल थी पहले वोट देने की, वो घटा के 18 साल कर दी गई है ना। अब एक और ध्यान दो, आर्थिक। अब आर्थिक न्याय की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्टिकल 39 पढ़ा होगा आप लोगों ने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसमें बोला गया कि भाई सबको एक रूप से देखा जाए, यानी संसाधनों का केंद्रीकरण इस प्रकार से हो कि ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए। भाई पहले क्या होता था, राजा अपने पास सारा संसाधन रखता था, प्रजा का कुछ नहीं होता था। तो अब ये कह रहा है कि भाई किसी भी संसाधन को इस तरह से बांटो ताकि प्रजा तक वो चीजें पहुंच पाए। ये चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया यहाँ पे। तो अगर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो एक बार जल्दी से फटाफट सेशन को एक बार ना शेयर कर दीजिएगा बच्चे यहाँ पे, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ सके यहाँ पे जल्दी से फटाफट। चलिए एक चीज और हम बता दें आप लोगों को। अब यहाँ पे बात क्या करें यहाँ पे कि न्याय तुम्हें पता चल गया, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समझ में आ रहा है। अब आ रहा है सर विचार, अब ये कह रहा है सर स्वतंत्रता कितने प्रकार की, बात समझिएगा। प्रियम्बल में स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, वहीं पे फंडामेंटल राइट में जो फ्रीडम है बच्चों 6 टाइप का है। अब बात समझिएगा यहाँ पे कौन कौन सी फ्रीडम है भाई। एक तो आप अपने विचार रख सकते हो, न्यूज़पेपर में कोई भी मीडिया वाला चाहे तो छाप सकता है किसी के अगेंस्ट। विश्वास, आप धर्म की बात की गई है और उपासना की बात की गई है यहाँ पे। अब समझिएगा यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे धर्म की बात अगर आप फंडामेंटल राइट में देखेंगे तो 25 से लेकर 28 तक धर्म की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात भी अगर आप फंडामेंटल राइट में देखेंगे तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बोली गई है यहाँ पे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो बच्चे, धर्म 25 से 28 तक 4 बड़े बड़े धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इससे भी आपको दिमाग रखना है 25 से 28 तक का। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो चाहता हूं कि आप लोग इसको समझिए अच्छे से, नोट डाउन करते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। प्रियम्बल से अभी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को। तो पहला सवाल पूछता बच्चे यहाँ पे, बताइएगा प्रियम्बल में सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये पूछा जाएगा प्रस्तावना में, एक वर्ष में आप लोगों के सामने रख रहा बच्चे यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग क्या है। एक एक शब्दों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे, एक एक शब्दों का संपूर्ण, नोट करिएगा बच्चे यहाँ पे, संपूर्ण, बात समझिएगा यहाँ पे, संपूर्ण प्रभुत्व। मैं आपको इसमें समझाना चाहता हूँ, यहाँ देखिएगा इसमें दिया है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग वाले में थोड़ा समझिए ना बच्चे यहाँ पे, एक बार बहुत डिटेल में हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे ताकि आपसे गलती ना हो एग्जाम्स में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अग्रसर रहेंगे। अब यहाँ पे ये है क्या चीज समझिएगा, यहाँ पे ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आइए हम बात करते हैं आखिर में ये जो प्रॉब्लम है बच्चों प्रभुत्व संपन्न, इसका मीनिंग क्या होता है। तो लिखिएगा यहाँ पे, हर एक शब्द का मीनिंग है, मैं आप लोगों से फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, एक एक मीनिंग का कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बहुत ज्यादा वैल्यू है। प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग लिखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग लिखिएगा। इसका मतलब होता है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों को किसी भी डिसीजन को लेने में पीछे नहीं हटेगा, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। यहाँ पे किसी से अगर मित्रता करना है, किसी राष्ट्र से संधि करना है किसी राष्ट्र से, तो ये किसी के दबाव में नहीं रहेगा यहाँ पे। यानी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, यही बोला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी बच्चों भारत अपना डिसीजन खुद ले सकता है। अब किसी से व्यवहार बनाना है, दोस्ती करना है, मित्रता करना है, संधि करना है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व। एक होता बच्चों समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के हित के बारे में हम सोचते हैं। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब सवाल आता है सर पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तो ये पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, पंथ निरपेक्ष भी पेपर में पूछा जाता है कि पंथ निरपेक्ष होता क्या है। कई बार बच्चों को इसका मीनिंग नहीं समझ में आता कि सर पंथ निरपेक्ष हमें नहीं पता है, बता दीजिएगा क्या होता है। आप लोग इसको पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा। पंथ निरपेक्ष बहुत प्यारा वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पे इंग्लिश में सेकुलर। सेकुलर शब्द का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो सेकुलर शब्द है ये है क्या, इसको जोड़ा गया था 42वें अमेंडमेंट द्वारा। कब जोड़ा गया था बच्चों यहाँ पे 1976 में, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बच्चों यहाँ पे। ये किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म को माना जाता है यहाँ पे। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है बच्चों राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम किसी धर्म का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे।
बस ये बोला गया कि किसी एक धर्म को लेके हम नहीं चलेंगे। यहाँ पे हर एक धर्म का, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को रिस्पेक्ट देना है, सभी का अपना हक है। ये बात अभी आप लोग देखे होंगे कि फ्रांस से जब राफेल जहाज मंगाया गया था तो पूजा करने के लिए पादरी, ईसाई, सिख चारों लोगों को बुलाया गया था यहाँ पे, ताकि ये एक सिंबल बन सके, एक एग्जाम्पल बन सके कि कोई किसी से भेदभाव नहीं करता है। यहाँ पे समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है। नोट करिएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये चीजें आप लोग ध्यान से समझिएगा बच्चे। यहाँ पे यही हमारा होता है पंथ निरपेक्ष, जिसमें बोला गया राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक। अच्छा, अब आता है बच्चे यहाँ पे कि डेमोक्रेसी क्या होता है? जनता द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक। अब कौन कौन से 3 शब्द थे जो जोड़े गए थे, ये सवाल आपको याद रखना है। कौन कौन से 3 शब्द जो थे जो जोड़े गए थे बच्चे यहाँ पे? एक तो जोड़ा गया था समाजवादी यानी सोशलिस्ट, एक समाजवादी जोड़ा गया था, है ना, याद रखना बच्चे यहाँ पे। और एक जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। तीसरा जो जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे अखंडता। क्या जोड़ा गया था बच्चे यहाँ पे? बोलिएगा अखंडता। अखंडता जोड़ा गया था। अब इसको तीनों को कैसे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चे यहाँ पे इनको 1976 में 1976 में इनको जोड़ा गया था। बात समझिएगा, 1976 में इनको जोड़ा गया था। ये बात दिमाग में रखना है बच्चों आप लोगों को। अब एक सवाल आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, सर गणराज्य क्या होता है? आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बताइए कि जो गणराज्य शब्द है उसका मीनिंग क्या है, थोड़ा ये समझा दीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ बच्चे यहाँ पे। ये गणराज्य जो शब्द है इसका मीनिंग समझिएगा। गणराज्य का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे, भारत एक गणराज्य है, यानी भारत का एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा, वंशागत नहीं होगा। भारत का क्या होगा? भारत के एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा, राष्ट्र अध्यक्ष होगा, यानी बच्चे यहाँ पे ये वंशागत नहीं होगा, वंशागत नहीं होगा। ये बात याद रखना मुझे यहाँ पे। ये गणराज्य का मतलब हो गया। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा विचार, अब यहाँ पे समझिएगा, पूछा जाएगा बच्चे यहाँ पे, बताइएगा, इसमें सभी लोग ध्यान समझना बच्चे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा सवाल? सवाल आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि बताएं इसमें से जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनमें से न्याय कितने प्रकार के होते हैं? बोल दीजिएगा 3 प्रकार के न्याय होते हैं। कौन कौन से? तो पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब ये न्याय जो दिया है बच्चे यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे किस में दिया गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 38 में ये चीजें दी गई हैं। किसमें? DPSP, याद रखना बच्चे यहाँ पे। और अब बात करते स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा बच्चों उपासना, वर्शिप जिसके कहते हैं यहाँ पे। और बच्चों अब पूछा जाए कि भाई प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समानता कितने प्रकार की है? समानता 2 प्रकार की है, एक पहला प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। और भाईचारा कितना है? 1 है। कौन सा? बंधुत्व। बंधुत्व भाईचारा कितने हैं बच्चों यहाँ पे? 1 है। बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। और ये बच्चों अखंडता यानी यूनिटी, ये कहां से लिया गया है? ये बच्चों फंडामेंटल ड्यूटी से लिया गया है। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। ठीक, तो छोटी छोटी बातें से ये पता चलता है कि एक एक शब्द का कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है। हर एक शब्द अपने आप में एक अपना एक नया अर्थ रखता है, इसलिए प्रियम्बल को बहुत ही संभल कर हमें पढ़ना होता है। समझ में आ रहा बात? तो प्रियम्बल की बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे प्रस्तावना शब्द को सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, यह सवाल पूछा जाएगा। तो लिखिएगा बच्चों, लिया गया है प्रस्तावना यूएसए से। प्रियम्बल कहां से लिया गया है? तो याद रखना बच्चों, प्रस्तावना कहां से लिया गया बेटा? तो यूएसए से लिया गया है। लेकिन एक और सवाल बनता है कि ये बताइए सर, प्रस्तावना में जो लिखी गई भाषा है, लैंग्वेज, वो कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना यूएसए से बता देना। अगर पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो अब ये बता देना बच्चों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। तो दोनों सवाल पेपर में पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया है, प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 1 बार संशोधन हुआ है। नोट करना बच्चे, यहाँ पे संशोधन हुआ है। और वो कब हुआ था? 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कौन उस समय प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी के समय में, क्योंकि वही ये कर सकती थी। इंदिरा गांधी लेडीज थी, लेडीज ही कर सकती थी, पंडित जी तो गड़बड़ा देते मामला। तो 1976 की बात है बच्चों, याद रखना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? पहला बार संशोधन हो गया था। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बस इतना अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चंस आप लोगों का हो जाएगा।
तो पहला सवाल लेके चलते बच्चे, आप भी उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात समझ में आ गए होंगे। आपके सामने पहला सवाल हम प्रस्तुत करते हैं। चलिए, भारतीय गणतंत्र 26/1/1950 को सही संवैधानिक, बच्चों बताना इसमें क्या होगा सही जवाब। चलिए, जब संविधान लागू किया गया था तो क्या था? लोकतंत्र गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा जल्दी से हमें, क्या होगा जवाब? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य क्या होगा बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या होगा जवाब? लिखिएगा। इस सवाल का सही आंसर बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन द्वारा? बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अभी हमने बताया भी था। ऑप्शन है 39, 41, 42, 44। जल्दी बताइए, किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? ये सवाल है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है बच्चों, बताइएगा जवाब क्या होगा। दूसरे वाले सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। तो बच्चों इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में इसको जोड़ा गया था बच्चों। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। तीसरे सवाल का आंसर बता बच्चों यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा? हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नाम से किया गया है? किन नामों से किया गया है बताइएगा। भारत तथा इंडिया, जल्दी बताइए। पहला आंसर होगा यहाँ पे भारत अर्थात इंडिया, ए इज द करेक्ट आंसर। और ये पहली लाइन में है। और भारत शब्द का प्रयोग प्रियम्बल में कितनी बार किया गया? सिर्फ एक बार। ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और वो भी कब? पहली लाइन में। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को विशेष रूप में घोषित किया गया है, क्या? सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक और गणराज्य। पांचवें का आंसर बता बच्चों यहाँ पर जल्दी से, क्या होगा? पांचवें का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज सेकुलर स्टेट?
फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वर्णित करता है। प्रियम्बल, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में बंधुत्व, समानता, संप्रभुत्व, अखंडता। तो अखंडता पहले सम्मिलित नहीं था बच्चों। यहाँ पे इसको, ये फंडामेंटल ड्यूटी में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है तीसरे नंबर पे। और इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे। चले एक और बताएं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार की भातृत्व की बात की गई है? बहुत बढ़िया सवाल, बताइए। बहुत ही शानदार सवाल है, बताइएगा। तो बच्चे यहाँ पे कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय दी गई हैं। 3 प्रकार क्या बच्चे यहाँ पे? न्याय है 3 प्रकार का। ठीक, कौन कौन सा बच्चे यहाँ पे? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा बता बच्चों, राजनीतिक, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। कौन कौन सा? 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी बच्चे यहाँ पे बताओ जल्दी से। पहला दिया बच्चे यहाँ पे विचार, ठीक। दूसरा अभिव्यक्ति, ठीक। तीसरा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति हो गया पहला, विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, और तीसरा धर्म, चौथा उपासना। 5वां उपासना, चौथा बताइए कौन सा? विश्वास। चौथा कौन सा है? विश्वास, ट्रस्ट। विश्वास, पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, और 5वां उपासना। 5वां उपासना, ठीक। अब दो प्रकार की क्या है? समानता। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। समानता 2 प्रकार की है, कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा, ठीक है, और दूसरा अवसर की समानता। अवसर की समानता। भाईचारा एक है, बंधुत्व एक ही है, यानी भाईचारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं ये भी ध्यान रखना बच्चे। यहाँ पे समानता आप लोग देखोगे, समानता तो ये दिया गया आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का फंडामेंटल राइट में, ठीक है। और अभिव्यक्ति की बात करेंगे तो ये देखेंगे आर्टिकल 19 में, ठीक है, फंडामेंटल राइट में दिया गया है, ठीक। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट में कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 6 प्रकार की होती हैं। 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी,
19 का ई, 19 का जी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ए बी सी डी ई जी। एफ को हटा दिया गया था, इसलिए हमने एफ को मेंशन नहीं किया है, ध्यान रखना है। तो पहला दिया है बच्चों राइट टू एक्सप्रेस यानी बोलने की स्वतंत्रता, पहला दिया राइट टू एक्सप्रेस यानी बोलने की स्वतंत्रता। बी दिया बच्चों यहाँ पे बिना हथियार के इकट्ठा, बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ठीक है। सी में दिया बच्चों यूनियन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। डी में दिया बच्चों यहाँ पे आवागमन, आने जाने की स्वतंत्रता, आवागमन कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ई में बच्चों यहाँ पे स्टैब्लिश्ड यानी निवास होने की स्वतंत्रता दी गई है। जी में बच्चों ट्रेड यानी रोजगार की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये दिमाग में रखना होगा बच्चों यहाँ पे। तो ये कहाँ पे है, ये फंडामेंटल राइट में है, 19 फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल राइट के किस भाग में है, तो भाग 3 में। आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक, 12 से लेके 35 तक का, 12 से 35 तक का ये आर्टिकल है, ये ध्यान रखना आपको। भाग कितना बेटा यहाँ पे 3 है। तो ए बी सी डी ई और जी, इस तरह से आपको याद है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो बच्चों यहाँ पे इतनी बातें क्लियर है। ऑप्शन ए बेटा, यहाँ पे बी, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दिया है सी, और यहाँ पे दिया बच्चों यहाँ पे डी, यहाँ पे दिया बच्चों यहाँ पे ई, और यहाँ पे दिया। जल्दी से बता बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, फटाफट फटाफट बताइए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते बच्चों, आप लिखेंगे 8वां सवाल। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। 8वां सवाल का आंसर दीजिएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ यानी शुरू होती है प्रजातांत्रिक भारत के जनतंत्र से, जनता के लोकतंत्र से, हम भारत के लोग से। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नोट करिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और सवाल आपके बीच में, 9 वाला सवाल का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या होगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। नाइन का ये होगा बच्चे यहाँ पे सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिज्म, ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक लोग भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ये चीजें सबसे अलग करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के प्रियम्बल में नहीं है? प्रियम्बल में नहीं दिया गया है, तो प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न और बच्चों लोक कल्याण। अब बताइएगा 11 वाले का आंसर क्या होगा? लोक कल्याणांग बच्चों, पब्लिक वेलफेयर नहीं शब्द दिया है, यानी बच्चों यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है। बाकी सोशलिस्ट, सेकुलर और सिवरिंग, ये 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक। किसका नहीं है एक बार बताएंगे? 12 वाले सवाल का आंसर क्या होगा एक बार देखेंगे बच्चों। क्या आर्थिक इकोनॉमी की बात की गई? इकोनॉमी की बात कहीं पे भी नहीं की गई, डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देना, यहाँ पे आर्थिक की बात कहीं पे भी नहीं कही है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं आप लोग जल्दी से, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो बच्चों 13 वाले सवाल का आंसर देखेंगे बच्चों, यहाँ पे धार्मिक न्याय की बात कहीं पे भी नहीं की गई। और मैंने आपको अभी बताया भी है कि आर्टिकल 38 में अगर आप देखेंगे तो 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे। एक सामाजिक न्याय मिलेगा, एक आर्थिक न्याय मिलेगा सर, और एक मिलेगा बच्चों यहाँ पे राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 3 प्रकार के न्याय दिया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। होली की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 एंड टेल मी क्या होगा जवाब? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया, बताइए। चौदह वाले सवाल का आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या होगा? 14 का आंसर बच्चों यहाँ पे सी होगा, उद्देशिका, प्रियम्बल, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं हमें जल्दी से, क्या होगा बच्चों यहाँ पे? 15 वाले सवाल का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली कहा? नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, मुंशी जी, क्या मुंशी भीमराव अम्बेडकर? के मुंशी। संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, संविधान का आत्मा। और संविधान का आत्मा किसको कहा है? आर्टिकल 32 को। सोलह वाले संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? हु हैज टर्न्ड कॉन्स्टिट्यूशंस अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट? ये बात किसने बोली है? 16 वाले सवाल का आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अब किसने बोला था नहीं है, ये भी बताना है। एक तरफ आदमी बोल रहा है और एक तरफ बोल रहा है नहीं है, ये बताइएगा जल्दी से।
17 वाले सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। क्या मुंबई बनाम ऑफ इंडिया, सी इज द करेक्ट आंसर। किस बात में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि वो देश का संविधान का हिस्सा नहीं है? और आपको ये भी बताना है किसने ये किया था। ऑप्शन है आपके पास 18 वाले का आंसर बताइए। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? 18 वाले को बताइए। अठारह का आंसर क्या होगा? तो बेरुबारी। बेरुबारी कब? 1860 में। और वहीं पे केशवानंद भारती बना माता बचे आप पे 1973 में। और ये कहता कि हाँ ये प्रियम्बल संविधान का भाग है। इन्होंने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होगा। प्रस्तावना संविधान का भाग। केशवानंद भारती नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 वाले को हम लोग एक नजर में देख लेते हैं और बताइएगा बच्चों यहाँ पे 19 का आंसर क्या होगा साथियों। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है बताना आप लोगों को। कहां पे चर्चा किया गया आर्थिक न्याय के बारे में? उन्नीस वाले सवाल का आंसर क्या होगा बताएं। 19 का आंसर बच्चे यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। उद्देशिका और राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में बात किया गया। बी इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए अब आ जाइए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 वाले मैच में आ जाइए। 20 खेलते हैं हम लोग, जल्दी से बताइएगा। 20 वाला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है बताइएगा। चार ऑप्शन कौन कौन से होगा? द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, द चैप्टर ऑफ ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, the chapter on directive principle of state policy, fundamental rights and fundamental duties, nowhere else in the text of the constitutions. So guys let me know what would be perfect answer. 20 का जो सही आंसर होगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास सी आंसर होगा। देखिए यहाँ पे डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल राइट में भी है। फंडामेंटल राइट में भी है। डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में बोला गया है और आर्टिकल 39 में बोला गया है। फंडामेंटल राइट में 19 में बोला गया है और 25 से 28 तक की चर्चा की गई है। और 38 में बोला गया है कि तीन प्रकार के न्याय होंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय के बारे में बोला गया है। तीन प्रकार के जस्टिस के बारे में बोला गया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल, 21 वाले सवाल का आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। 21, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है बताइएगा। कितने प्रकार के न्याय है? तीन प्रकार के न्याय है, कौन कौन से बताइएगा। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय।
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और ये बात किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 38 में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, बड़ा फायदा होगा आप लोगों को। ठीक, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इट इज इन्फोर्सेबल, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इट मे बी इन्फोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, नन ऑफ द अबव। अब बताओ बच्चे यहाँ पे सवाल का जवाब क्या होगा? 22 का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा? बी आंसर होगा बच्चे यहाँ पे, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, ये लागू नहीं किया जा सकता। 23 का आंसर बताइए बच्चे यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से। 23 का आंसर बताएं क्या होगा। निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है बताइएगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है। तो अब 23 वाले सवाल से ही आंसर तय होगा, आंसर सी होगा। 24 का आंसर बताएं हमें जल्दी से क्या होगा। 24 का, समाज में समानता के निहितार्थों में से एक का अभाव है। विशेषाधिकार, प्रतिबंध, प्रतियोगिता, विचारधारा, बताइएगा क्या होगा आंसर बच्चे यहाँ पे। 24 का आंसर बताइएगा क्या होगा। प्रिविलेज, ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसका क्या होगा बोलिए, ए हो जाएगा। विशेषाधिकार इसका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, विशेषाधिकार इसका आंसर होगा। सभी लोग नोट कर लें। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। अगर नहीं पता होगा तो गलत हो सकता है एग्जाम्स में, दैट्स व्हाई यू मस्ट नो अबाउट इट। आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। प्रियम्बल की कुछ टर्म्स हम आपको बता दें यहाँ पे, जैसे ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये तो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, ये सारे के सारे, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने किया। अब मैं चाहूँगा कि प्रियम्बल का जो थ्योरी है उसको आप लोग नोट कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके आप लोगों को। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे एक बार सभी लोग जो भी प्रियम्बल्स में चीज़ें दी गई हैं, एक बार मैं चाहूँगा कि सभी लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, प्रस्तावना वाले शब्द को। तो मैं यहाँ पे साइड में हट जा रहा हूँ, दिख नहीं रहा आप लोगों को। यहाँ से प्रस्तावना वाले शब्द को पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लें। मैं इधर हट जा रहा हूँ। एक बार चेक कर लीजिए, आवाज आ रही है क्या मेरी क्लियर? चेक कर लीजिए।
ले लो आप भैया नहीं बता रहा भैया बोल दो नोट हो गया होगा बच्चों आप लोग के। चलिए चले आगे। एक बार सब लोग आ जाए। तो हम भारत के लोग, यहाँ पे भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया? एक बार। प्रभु, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाज के हित, पंथ निरपेक्ष, इनका मीनिंग सबका एक एक अपने आप में एक एक मीनिंग है, और इनका मीनिंग आपको समझना है।
संपूर्ण, इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य जो भी डिसीजन है खुद लेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपना डिसीजन जो है, निर्णय खुद लेगा। समाजवादी है, समाज के हित के बारे में सोचेगा। और पंथ निरपेक्ष है बच्चे यहाँ पे, सेकुलर है ना, राज का कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, कोई विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। लोकतंत्र गणराज्य, लोकतंत्र में गणराज्य का मतलब होता है बच्चों, भारत एक गणराज्य है, यानी भारत का एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा। भारत का एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा, ये वंशागत नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं कि वंश के आधार पर चलेगा, ये कि आप इनके बेटे इनके वंश के आधार पर नहीं चलेगा, ये इसका एक अध्यक्ष होगा। इसके समस्त नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार के बच्चे यहाँ पे स्वतंत्रता है। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। और बच्चों अवसर की समानता 2 है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए भी चर्चा की गई है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का प्रियम्बल जो है, ये पूछा जाता है कब बच्चे यहाँ पे इसको लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को बच्चे। ये मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवाद 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंग्रेजित, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हुए हमने इसको मान लिया था। ये बात ध्यान में रखना बच्चे, यहाँ पे इसको अपना लिया था, मान लिया था, अपना बना लिया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बट हमें इतना पता होना चाहिए इन सभी की चर्चा। बाकी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। अब इसमें इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं देख सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग मेड इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट secular form of democratic republic and all its citizens social, economic and political justice. 2. Expression, belief, religion and to secure freedom of worship, equal of status and opportunity, and in all them ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, determined to increase है ना। तो fraternity in the constitutions, भाईचारा assembly today 26 नवंबर 1949 एड मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवाद 2006 विक्रमी by adopt, enact and give to ourselves these constitutions. बहुत फायदा होगा आप लोग को इसका, तो नोट डाउन कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से, किसी को बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर बनेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ से मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं। एग्जाम्स में हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे गलत है, बट ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो छोड़ना नहीं है मैं अपने तरफ से कुछ भी, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ लें। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हम आज का क्लास यहीं पे छोड़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में बच्चों। यहाँ पे तब तक के लिए धन्यवाद, और मेहनत से पढ़िए आप लोग, क्लास को कभी भी मिस ना करिए, है ना। रेगुलर क्लास पढ़िए, देखिए छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने डिस्कस किया, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ इसके लिए प्यारे बच्चों, सभी लोगों को दिल से थैंक यू।
मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मेरा रेफरल कोड है बच्चों यहाँ पे DY लाइव, और इसी कोड का यूज करके आप लोग एडमिशन करोगे तो आपको 28 तारीख तक 20% की छूट मिलेगी। और ये कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आप इसको मिस ना करें। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे तो ये शानदार क्लास होगा आप लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।